दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी की टीएमसी डिफीट हो गई वहां पे, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का मैं सीट नहीं छोड़ूंगी। क्या यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होने वाला है? इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ऑप्शन है हमारी गवर्नमेंट के पास, क्या ऑप्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या ऑप्शन है ममता बनर्जी के पास। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे कुछ अटैक किए जा रहे हैं मुस्लिम्स के ऊपर, बॉर्डर एरियाज में भी, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, हिंदू अटैक कर रहे हैं। क्या जस्टिफाइड है? इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा इश्यू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वहां के मंदिरों की सफाई की जा रही है, मंदिरों को साफ रखा जा रहा है, लेडीज वहां पे जा रही है, मंदिरों पे पूजा कर रही है, और साथ में वहां पे बोर्ड लगा दिए गए कि मंदिर के अंदर नो एंट्री फॉर नॉन मुस्लिम। ये किस टाइप के हेट्रेड है? क्या इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद सर बैठे हैं शोविक। शोविक, मैंने आपसे 3 बात की, आप मुझे पहले बताइए कि आपको क्या लगता है। पहले बात कीजिए कि मंदिरों को साफ किया जा रहा है, आपको उससे क्या लगता है। फिर जो मुस्लिम को मारा जा रहा है उस पर क्या लगता है। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे, ममता बनर्जी को निकालने की क्या ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, पहले जैसे आपने मंदिरों की बात किया, तो सर आई एम ऑडिबल, सुनाई दे रहा है सर? बिल्कुल। ओके। तो सर, मंदिरों के जैसा बात किया जा रहा है सर, एक दुर्गा मंदिर था आसनसोल में, जो मेन मतलब स्टडी में भी आया है। तो वो था मतलब जहाँ पे हिंदू रहते थे, मगर वो एरिया सराउंडिंग मुस्लिम मेजोरिटी था, और पुराना दुर्गा मंदिर है, 100-150 साल पुराना है। मगर उसको मतलब कोर्ट में परमिशन मिल जाने के बावजूद वहां पे हिंदू जो रहते थे उन्होंने वहां पे पूजा शुरू करने को शुरू करने नहीं दिया गया। तो फिर वो सरकार, ममता गवर्नमेंट जब थी, तो उनको भी बोला गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये थोड़ा जैसे वो होता है, मतलब सेंसिटिव एरिया है तो ये मत करना। दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने सुना है सिर्फ 2 दिन के लिए उसको खोलने दिया जाता था और ये बंद रहता। मतलब इसके बावजूद कि कोर्ट पे जब वो केस गया था, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप मंदिर खोलिए, हिंदुओं को वहां पर पूजा करने दीजिए, आस्था वाला जगह है, और वो आज से नहीं सालों से पूजा हो रही है, उसका डेली एक आरती और पूजा होना जरूरी है, मगर उसके बावजूद नहीं शुरू हुआ था, जो कल जाके या 5 तारीख को जाके वहां पे दोबारा से शुरू किया गया। ऐसे मैं मुझे एक शौविक एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या मुस्लिम इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे थे? क्या मेन ऑब्जेक्शन ममता को थी? मुस्लिम्स ऑब्जेक्ट कर रहे थे ममता को। मेन ये जो एक कॉमन, अब पूरे इंडिया में जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते, सेंसिटिव एरिया है, वहां पे फिर दंगे हो जाएंगे, पत्थर चलेंगे, वही वाला लॉजिक देके हिंदुओं को बंद किया गया था, डिस्पाइट अ कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर सरकार के लिए था, ममता गवर्नमेंट के लिए था कि आप वहां पे चालू कराइए, सुरक्षा दीजिए, मगर उसके बावजूद उसने इंप्लीमेंट नहीं किया वो। सो कोर्ट का ऑर्डर भी वो नहीं माने, ठीक है। उसके बावजूद मतलब वो बंद रहा सिर्फ साल में 2 दिन या 3 दिन, जब वो दुर्गा पूजा के टाइम पे 2 दिन के लिए, और शायद सरस्वती पूजा में वो मतलब खुलती थी वो मंदिर। ऐसा तो एक इंसिडेंट आया है सर, ऐसा बहुत जगह पर मंदिरों के साथ ऐसा सिचुएशन, ऐसा अच्छा, मतलब इंटीरियर। सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, आप प्लीज। पूछिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप हाँ, इसको चालू रखिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। राइट। सो सर, मतलब ऐसा मतलब बहुत जगह पे हिस्टोरिकली भी जो जो मतलब जहाँ पे मतलब एक कुछ जो मंदिर है जो आज से 400 साल पुराने, 500 साल पुराने, उन जगहों पे भी मतलब पूजा बंद है आज के डेट में बंगाल। और फिर उसके बाद आप कहीं पे जो बंगाल में जो राम मंदिर था या हनुमान जी के मंदिर थे, सर वहां पे पूजा नहीं कर पाते, बिकॉज उसको पॉलिटिकली मतलब वो तो अलग ही कहानी है वो। मतलब आपको, जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे मेरे को मंगलवार को मैं हनुमान जी का मतलब पूजा करता हूँ, मतलब मेरे को आजू बाजू कोई मंदिर नहीं मिलता सर। आई हैव टू गो ड्राइव डाउन। देखो, मुझे एक दूसरी बात बताइए कि वहां पे कुछ मुस्लिम से इवन बॉर्डर एरियाज पे हिंदू अटैक कर रहे हैं, उनके गाय लेके जा रहे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे? क्या जस्टिफाइड है? सर ये जो है वीडियो जो बाहर आ रही है, आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत जगहों पे कुछ वायलेंस दिखाया जा रहा है सर। ये मतलब और मतलब डेफिनेटिव आप देखोगे बहुत सारे बीजेपी नेताएं भी बोल रहे हैं ये बात, और हम लोग भी ग्राउंड में जो मेरा कनेक्शन है जो कार्यकर्ताओं से, ये 5 तारीख, इवन 5 तारीख भी नहीं, 4 तारीख के दोपहर के बाद से बहुत सारे बंदे अचानक से वो भगवाधारी का हो गए, ठीक है, चेंज हो गए सारे। ये टीएमसी वाले ही थे, मैं मानूंगा कि ज्यादातर जो हिंदू टीएमसी करते थे वो हो गए। और इन्होंने, जैसे आज का मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक पेट्रोल पंप एक लेडी चलाते थे टालीगंज एरिया में शायद, तो वहां पे मतलब कुछ बंदे पहुंच गए, आपने भी देखा होगा शायद वो,
वो बंदे पहुंच गए थे वहां पे बीजेपी का झंडा लेके और मतलब भगवा झंडा लेके, बदनाम मतलब, मगर वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं, ये पुराने टीएमसी के, मगर वो लेडी ने पहचान लिया। उसने फिर मतलब जो वहां पे जो बीजेपी का मतलब जो ब्लॉक हेड था उनको फोन किया उन्होंने, तो वो भाग भाग के आए, बोले कैसे हो गया, आके उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बंदा एक भी कोई बीजेपी का नहीं। मगर ये दूसरा गेम चल रहा है जहां पे बीजेपी को एक मतलब क्योंकि आपने इस पे एक बात और सर, सर मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। आप देखोगे कि शुरू से इंडिया में 3-4 जगहों पे इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, मतलब बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, पुडुचेरी हुआ, असम हुआ। आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया में भी, चाहे मैंने एक पोस्ट भी किया उसको लेके और सारे स्नैपशॉट्स के साथ, गार्जियन हो गया, अल जजीरा हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, उन सब का फोकस सिर्फ एक जगह था, वो था बंगाल। ठीक है, और हमेशा से उनका स्टोरीज उन आर्टिकल्सों में एक ही लाइन पे था कि यहाँ पे एसआईआर हो गया, मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। फिर जब सेंट्रल फोर्सेस आया तो मतलब आदमियों के आवाज दबाए जा रहा है, राइट विंग गवर्नमेंट ये सब कर रहा है, और जीतने के बाद भी उन लोग वही बोल रहे थे राइट विंग का कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये जो बंदे जो ग्राउंड में ये काम कर रहे हैं ना, जानबूझ के बीजेपी का झंडा लेके या भगवा झंडा लेके, सर उनको बाइट्स देने के लिए, क्योंकि वो यही वाले फोटोज उठाएंगे और बोलेंगे कि देखो बंगाल में कंप्लेन करते थे पहले वायलेंस के लिए, बीजेपी चेंज हुआ, बीजेपी दोबारा से कर दी है सेम चीज। ये लेकिन मुझे एक बार बताओ, इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम इनकी आजकल परवाह नहीं करते, हम क्यों परवाह करें, हम इनके क्यों सोचें कि क्या सोचे। देखिए मेन बात एक और आती है, ये जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम उस तरफ और हिंदू इस तरफ, पाकिस्तान में यही हुआ कि जो मुस्लिम थे पाकिस्तान जाए, लेकिन बहुत से मुस्लिम इंडिया के अंदर रह गए, और बहुत से मुस्लिम इंडिया के अंदर रह गए, हिंदू तो आ गए काफी हद तक, जो रह गए उनको तो कन्वर्ट कर दिया गया, चाहे पाकिस्तान से बांग्लादेश, वहां पे आज भी टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, बांग्लादेश में भी तंग किया जा रहा है, इवन आपके पाकिस्तान में तंग किया जा रहा है, छोटे मोटे जो रह गए। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम रह गए उनकी तो लॉयल्टी हमारे साथ है नहीं, वो तो इंडिया के लॉयल नहीं है, उनकी आज भी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। अब ये नहीं गए, अगर आपने इंडिया में रहना था तो इंडिया के संस्कार लेके बैठिए, इंडिया के साथ मिलकर बैठिए, तो हमारे साथ तो मिले नहीं। क्या इनके खिलाफ जो वायलेंस है जस्टिफाइड नहीं है? मैं सोचता हूँ जो वायलेंस की जा रही है इनके खिलाफ पूरी जस्टिफाइड है, वायलेंस होनी चाहिए। अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे तो बांग्लादेशी यहां से जाएंगे ही नहीं, बांग्लादेशी यही बैठे रहेंगे, और फिर ये हेल्प करेंगे ममता गवर्नमेंट को। ममता के पास 40% तो वोट है ना, अभी तक 40% तो वोट उसके पास भी है, तो दोबारा खड़ी हो जाएगी। इनको यहां से भगाना बड़ा जरूरी है, इनको मारना बड़ा जरूरी है। हम कहें कि हम गांधीवादी है, नॉन वायलेंस में रहेंगे, तो इससे हमारा देश नहीं चलेगा। एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा थप्पड़ आगे कर देंगे, गांधी आइडियोलॉजी है नहीं चलेगी। जब ये पिट जाते हैं, मरने लगते हैं, तो कहते हैं हमारी तो आइडियोलॉजी गांधी की है। जब चले जाते हैं तो इनकी जिन्ना की आइडियोलॉजी आ जाती है। यहाँ पे मुस्लिम जो मारते हैं, हिंदू को मारते हैं, हमारे मंदिरों पे कंट्रोल करते हैं। इनको मारने के पीछे अगर कोई काम कर रहा है तो इनको अटैक होने दो, नहीं तो यही कहीं बैठे रहेंगे, हमारे देश को बर्बाद करेंगे। जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से जब इंडियंस आ रहे थे, वहां पे रेल को जला दिया गया, रेल गाड़ियों के अंदर काट काट के लोगों को भेजा गया। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि जो जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, वो तो मुस्लिम को सपोर्ट करती थी, और हिंदू सोचते थे हमें सपोर्ट करती है कांग्रेस, कांग्रेस हमें सपोर्ट करती नहीं थी। जब 1946 के अंदर 15 अगस्त को बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर राइट्स हुए, तो जब मुस्लिम ने सारा निकल के मस्जिदों से निकल के हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया, तो कोई नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर मुस्लिम था। तो उसने कहा जी मैं संभाल लूंगा, हाँ सोहरावर्दी, तो उसने कहा जी मैं तो संभाल लूंगा, संभालता रहा। 2 दिन हिंदू कटते रहे, तीसरे दिन गोपाल पाठा नाम का आदमी खड़ा हुआ, हाथ में भाला लेकर के, बंदूक लेकर के, इवन लाठियां लेकर के, क्योंकि वो पहलवान था, उसके साथ 200 और लोग थे। जब मुस्लिम आए तो उन्होंने उनको पीटा, मुस्लिम भाग गए। चौथे दिन फिर मुस्लिम जिस जगह में उससे फिर पीटा। 5वें दिन जब मुस्लिम आए तो इन्होंने मुस्लिम को तो पीटा, फिर उनके घर में जाके पीटा। जब मुस्लिम पिटने शुरू हो गए तो उस टाइम पे गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए कलकत्ता में जाकर कि वायलेंस बंद करो। जब हिंदू पिट रहे थे तो गांधी कुछ नहीं बोले, नेहरू कुछ नहीं बोले। जब मुस्लिम पिटने शुरू हुए तो गांधी और नेहरू जी झंडा लेके आ गए, पीस की बात करने लगे। तो गोपाल पाठक ने जिस तरीके से बंगाल के अंदर रिलीज कराया या कलकत्ता से हिंदुओं को बचाया, तभी तो हमारा कलकत्ता बचा। लेकिन उस टाइम पे जो प्लान थी जिन्ना की, वो था कलकत्ता को लेना। इसी तरीके से जब आपका लाहौर था, वहां पे 60% हिंदू थे, और हिंदू को था कि हमें तो जगह मिलेगी, लेकिन डिपेंड कर रहे थे कांग्रेस पे। गांधी सोया हुआ था, गांधी तो हमेशा ही सोए रहते थे, और नेहरू प्रो मुस्लिम थे। तो उसके बाद में जब वहां पे एक वहां का मजिस्ट्रेट था, चीमा मुस्लिम था, उसने उनके घरों पे लुक लगा करके उनके जो बिजनेस है वहां पे आग लगा दी। आग चलती रही, लुक से आग फैलती है, कुछ केमिकल डाल दिए, फिर वहां पे फायर ब्रिगेड लेकर के खड़ा हो गया। फायर ब्रिगेड की आवाज चल रही थी लेकिन पानी नहीं निकल रहा था।
और उसने पूरी कोशिश की कि यहाँ पूरा का पूरा जल जाए। जब जलना शुरू हुआ तो हिंदुओं को समझ में आ गया कि हम यहाँ रह नहीं सकते, तो हिंदू वहां से आ गए। बिल्कुल हम हमेशा कोशिश करते रहे कि हम पीसफुल में गांधी की आइडियोलॉजी संभालें, लेकिन गांधी ने तो हमें मरवा दिया। हमें जो मरवाया वो मरवाया गांधी ने और नेहरू ने। ये अपनी आइडियोलॉजी आ जाते हैं, इनका जो एजेंडा है वो प्रो पाकिस्तान है, प्रो मुस्लिम है, तो इनको मारने में दिक्कत क्या है? इनको जब तक मारेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, या शांति नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर, फिर 2 साल के बाद ये मुस्लिम इकट्ठे होकर हिंदुओं पे अटैक करेंगे, साथ में कुछ हिंदू इनके साथ मिल जाएंगे जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। तो इनको हटाना तो बहुत जरूरी है। और मैं सपोर्ट करता हूं जो हिंदू वहां पे इस टाइम पे कंट्रोल कर रहे हैं या वहां पे जो वायलेंस कर रहे हैं मुस्लिम के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं मुस्लिम ने उनकी गाय चुराई थी, इन्हीं मुस्लिम ने उनको मारा था, इन्हीं मुस्लिम ने उनको उनके मंदिरों को चलाया था, इन्हीं मुस्लिम ने उनकी लड़कियों को उठा के ले गए थे, इन्हीं मुस्लिम ने उनकी लेडीज का रेप किया था। तो क्यों नहीं हम उसको सपोर्ट करते? हमें अपने आप को ऑफेंसिव बनाना पड़ेगा, हमें भी गोपाल पाठा बनना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर जिहादी हमारे सिर पे बैठ जाएंगे। सर इसमें एक चीज तो मतलब जो प्रायोरिटी पे है, जो ये घुसपैठी आके जो मुसलमान बैठे हुए, इन्होंने सबसे ज्यादा दंगे किए हैं। और ये एक या 100 या 1000 नहीं आए हैं, ये सिर्फ बंगाल के अंदर बोला जाता है कि मैं कंफर्म नंबर तो नहीं पता, मगर 1 से सवा करोड़ तो सिर्फ बंगाल के अंदर है। और जो मैं 3 आपको कई दफा करोड़ इंडिया के। देखो एक शोविक, एक बात मैं कहूंगा, आप कहते हैं बंगाली, इन बंगालियों को सपोर्ट कौन कर रहा था? इनको सपोर्ट कर रहे थे इंडियन मुस्लिम बैठे थे वेस्ट बंगाल के अंदर, वो सपोर्ट कर रहे थे। ममता बनर्जी जो सेकंड सरकार भी सपोर्ट, सरकार तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो बंगाली यहाँ बैठे हैं, मुस्लिम बंगाली बैठे हैं, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो आज इनके खिलाफ एक्शन ना क्यों लिया जाए? अगर आज हम इनको पीटेंगे नहीं, इनको सर जमीनें कैप्चर करके बैठे हुए, मंदिरें कैप्चर करके बैठे हुए, भेड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे मछली का मतलब खेती होता है, वो जगह आपके लेके बैठे हुए, ठीक है ना। तो आज जब ये सरकार पलटी है, तो हम क्यों ना ले अपने 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 जमीन वापस, हम क्यों ना ले अपने मंदिर वापस, हम क्यों नहीं लेंगे भाई अपना अपना जो घर था। और ये स्पेशली उन जगहों पे हुआ जहाँ पे 30 से 40% जनता मुसलमान था, क्योंकि वहां पे वो इकट्ठा मतलब जहाँ पे 10-20% है वहां पे हिंदुओं का दबदबा था। जहाँ पे बंगाल के या इंडिया में कहीं पे भी आप देखोगे 30% 35% जैसे ही वो गांव में हो, शहरों में अपना जनसंख्या बढ़ती है, तो उनका कब्जा शुरू हो जाता है, लूट शुरू हो जाता है, हफ्ता शुरू हो जाता है। आपको रहना है तो हफ्ता देना पड़ेगा। सर ऐसे तो अनगिनत स्टोरीज है। और एक पॉइंट जैसे आपने पार्टीशन का स्टोरी भी बोला सर, उसमें एक बात, कांग्रेस के शासनकाल में जब ये पार्टीशन और ये सब अग्री किया गया, तो पंजाब के साइड में फिर भी एक पॉपुलेशन का एक्सचेंज हुआ था कि यहाँ से मुसलमान गए थे और वहां से पंजाबी और सिख और हिंदू आए थे यहाँ से। सर बंगाल में सिर्फ ईस्ट बंगाल से ही सारे हिंदू यहाँ पे आए, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन तब के टाइम का कांग्रेस ने होने नहीं दिया था सर। और बोला गया था कि हम तो बंगाली है, हम तो एक ही खाते हैं, हम देखने में भी एक ही सिमिलर है, ये तो राजनेता का करवा रहे पार्टीशन, हम तो इकट्ठा रहेंगे। और आज इनका तादाद 30-35% हो गया। पूरा सारे संगठन मतलब इनका मतलब बोलते हैं ना, ये वाला इलेक्शन जो है बंगाल को हमने टोटल इस्लामाइजेशन से बचाया है। ये पॉलिटिक्स के बियॉन्ड सर। देखो एक और बात है, जितने भी मुस्लिम थे दिल्ली में थे कहीं थे, ये हमेशा बात करते थे कि हम चिकन नेक को ले लेंगे। यहाँ पे एक इनका जो मुस्लिम था दिल्ली के अंदर बैठ के आवाज लगाता था, ये मुसलमानों पे दया करना छोड़ो, मुसलमानों को अपने बराबर छोड़ना छोड़ो। और जिस तरीके से आसिफ मुनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग है, बिल्कुल अलग है, हम इनके जैसे हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल हमें इनको चाहिए नहीं, हमें इनको देश से भगाना ही पड़ेगा। अच्छा एक और बात मैं कहूंगा, अब एक जो मिनिस्टर है बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा तो हम आपको सबक सिखा देंगे। अब ये धमकी दे रहा है बांग्लादेश, जो टाइनी सी कंट्री है, हमें धमकी दे रहा है, तो क्या इसकी धमकी सह लें? इनको सबक ना सिखाएं? बॉर्डर की ये तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये जो मतलब एक तो मतलब 2200 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, उसमें से अनफेंस्ड जो बिल्कुल मतलब एक जगह पे कुछ बिहार साइड में जब मैं गया था सर, ऐसा बॉर्डर है ना कि आप जमीन के बीच में खड़े हो ना तो आपको पता लगता, मतलब किसी को बताना पड़ेगा कि ये इंडिया है, और 2 कदम आप चलोगे तो वो पाकिस्तान है, अरे वो बांग्लादेश है। मतलब कोई मतलब यहाँ पे डिमार्केशन वॉल, दो खेतों के बीच में जैसे वो पट्टी सी नहीं होती है जो कच्ची मिट्टी का, यहाँ पे हम लोग चल के जाते हैं खेतों के बीच में जाने के लिए, इस तरह की पट्टियां हैं। सर ये जो चीज है ये जानबूझ के खोल के रखा गया ताकि ये आते रहे। और ये बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आ रहे हैं वो सिर्फ रिफ्यूजी नहीं है सर, वहां पे उसका जमात के बंदे आ रहे हैं, वहां पे अंसरुल बंगला के बंदे आ रहे हैं, जो नामी टेररिस्ट है। यूनिस जब आया था उसने क्या किया था, सारे जेलों को खाली किया था बांग्लादेश में। सारे जो नामी जो मतलब हसीना के टाइम पे भी जो जेलों के अंदर बंद थे उनको छुड़वाया उसने।
ठीक है, उन्होंने जाके हिंदुओं को धमकाया बांग्लादेश में। सर ये आपने देखा होगा शायद 2-3 महीना पहले एक अंसारुल बांग्ला और जमात का एक टेररिस्ट ग्रुप के 4 बंदे बंगाल से कैप्चर हुए। बिल्कुल। आईएसआई के बंदे बंगाल से कैप्चर हुए। देखो शोभिक, एक और बात यहाँ पे सामने आती है कि मोदी जब आए थे उन्होंने बॉर्डर की फेंसिंग का काम स्टार्ट किया, बॉर्डर के डिमार्केशन को चेंज किया, लेकिन ममता बनर्जी उसको ठीक नहीं होने दिया। और देखिए एक मैं और इंसिडेंट बताऊं कि बांग्लादेश से लोग रेगुलर आते थे और एक किसी जगह में इकट्ठे होते थे, वहां पे एक टीएमसी का ऑफिस था जहां पे उनके आधार कार्ड बनते थे, ये सारा काम चलता था ममता बनर्जी के सपोर्ट से। लेकिन एक और बात कहूंगा कि बांग्लादेश का जैसे लीडर हमको धमकी दे रहा है, तुमको जवाब तो उसको देना पड़ेगा कि भाई तुम कोशिश करके देखो हमारे यहाँ पे बेसिकली अब वैसा नहीं चलेगा। देखिए हम बहुत सॉफ्ट, बहुत बर्दाश्त कर ले, बहुत ज्यादा बकवास इन लोग को पता है। इन लोग सिर्फ सीआईए के मतलब बेसिस पे या आईएसआई के बेसिस पे इन लोग यूनिस के टाइम पे भी जो हमें हड़काना धमकाना, आज ये जो नेता जो एमपी बैठ के वहां पे बोल रहा है सर, वो दूसरा चीज बोल रहा है। तो साथ में ये बोल रहा है कि अभी अगर लाखों, वो एडमिट कर रहा है कि हमारे तरफ से लाखों मुसलमान बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को हम इंडिया में भेजे हैं। अभी अगर बंगाल में, वेस्ट पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आ गया तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लाखों के तादाद में फिर वापस आ सकते हैं और वो नहीं चाहते। मैं इंडिया के मुसलमानों को ये बात समझाना चाहता हूं कि तुम आके हमारे देश में आके तुम मतलब ये गंद मचाते हो, तो तुम्हारा खुद का देश तो तुमको वापस नहीं ले रहा है। वो पहले से बोल रहा है कि हमें बॉर्डर पे चेक करना पड़ेगा ताकि ये वापस ना आ पाए। सर ये थिंकिंग है इनका। आप सोचिए, देखिए देखो शोभिक, कुछ भी हो, थिंकिंग इनकी जो भी हो, लेकिन मेन बात आती है हमको इनको पकड़ के आइडेंटिफाई करके या तो बोर्ड से निकालना है या इनको कैंप्स के अंदर रखना है जहां पे मूवमेंट ना कर सके, सिर्फ इनको सुबह दाल रोटी मिल जाए, दैट्स ऑल। चावल भात भी ना दें, क्योंकि इनको चावल भात खाने की आदत, चावल भात ना देके इनको रोटी दें, कैंप्स में रखें इनको, और अगर जाना चाहे तो जाए, भागे जाए। लेकिन किसी को अगर हम यहाँ पे दया करेंगे कि आज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा देश नहीं चलेगा। तीसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती। अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? सर ये तो आपको तो पता ही है सर, ये लीगली तो कुछ वैलिड है ही नहीं, ठीक है ना। कल का दिन लास्ट है उसका तो वो तो मतलब वैसे भी 7th इज हर लास्ट, मतलब उसका सरकार का डेट है 7 तारीख तक। गवर्नर के पास पूरा मतलब वो है कि वो जैसे मतलब कोई भी हमारे बीजेपी सरकार का बंदे गए वहां पे, उन्होंने सरकार बनाने के लिए जैसे उन्होंने अर्जी डाला वहां पे, he will accept, appoint and do it. So Mamata Banerjee has no stake. She is, मेरे को अभी भी लगता है she is doing this drama on the basis of her foreign agents, जो वो बोल के रखे कहानी को बढ़ा। क्योंकि मैं लोग कुछ पूछना चाहते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। देखिए ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई, जैसे कि वहां पे नया सीएम बनेगा तो ममता बनर्जी की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, जो आपकी असेंबली है डिसॉल्व हो जाएगी, सीएम रहेंगे नहीं। लेकिन फिर भी एक बात कहूं, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए थे तो उन्होंने अपने समर्थक से कहा कि आप जाओ व्हाइट हाउस में आ जाओ। उनके कई हजार समर्थक से पहुंच गए व्हाइट हाउस के अंदर, कुछ को गोली मार दी और उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया। अल्टीमेटली ट्रंप को डिफीट करनी पड़ी, उसको बाहर निकलना पड़ा। इसी तरीके से जब 1977 के अंदर इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी तो लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी तो सीट छोड़ेगी नहीं। इंदिरा गांधी के पास सारा इंटेलिजेंस सिस्टम था, इंदिरा गांधी के साथ सारी ब्यूरोक्रेसी थी, इंदिरा गांधी के साथ पुलिस थी, इंदिरा गांधी के साथ आर्मी थी और एयरफोर्स थी, हमारी नेवी भी उसके साथ थी। तो इंदिरा गांधी से उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी पावर छोड़ेगी नहीं, लेकिन इंदिरा गांधी ने सारी पावर छोड़ दी, क्योंकि इंदिरा गांधी जब पावर में थी तो उसने बहुत काम किए थे। उसने बांग्लादेश की क्रिएशन की थी, उसने रॉ को बनाया था, उसने बैंक की नेशनलाइजेशन की थी, उसने प्रीवियस पर्सेस बंद किए थे, उसने बांग्लादेश को तोड़ किया और दो जो एशिया का मैप था वो चेंज कर दिया। फिर उसने सिक्किम को इंडिया के साथ मर्ज करा दिया था, इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया था। फिर जब श्रीलंका के अंदर ये बेस बनाना चाहता था यूएस, तो उसने वहां पे एलटीडी खड़ी कर दी और उनको बेस नहीं बनाने दी। फिर जो आपका सियाचिन है उस पर कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी ने जितना देश का काम किया किसी ने नहीं किया। तो इंदिरा गांधी ने उसके बावजूद भी जब गद्दी छोड़ी तो बड़े पीसफुली छोड़ दी, इसीलिए दोबारा पावर में आ गई। लेकिन ममता बनर्जी के लिए दूसरी ऑप्शन क्या है? ममता बनर्जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। फिर एक और आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक रॉ का चीफ था, वो जब रिटायर हुआ तो उसने रॉ का जो ऑफिस जो घर था उसको छोड़ने से मना कर दिया, कुछ दिन तक बैठा रहा। जो नेक्स्ट चीफ था, क्योंकि वहां पे कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं तो रॉ के चीफ को जरूरत होती है इन चीजों की। लेकिन 15-20 दिन तक तो जो पुराना जो नया चीफ था वेट करता रहा। फिर उसको कहा गया कि इसका पानी बिजली काट दो, उन्होंने उसका पानी बिजली काट दिया और उसके बाद उसको वहां से भागना पड़ा, निकलना पड़ा। और इसी तरीके से जब आपका अखिलेश यादव पावर से बाहर हुआ था तो उसको घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ते छोड़ते उसने क्या, वहां पे नल के भी ले गया,
फर्नीचर को तोड़ गया, दीवारें खराब कर गया, उसको तभी कहा जाता है टूटी चोर। फिर जब आपका तेजस्वी यादव, ये डिप्टी सीएम था, जिसको कहा घर खाली कर दो, उसको गद्दी से हटा दिया। इसने क्या किया, घर तो छोड़ दिया, घर छोड़ते छोड़ते जो जिम था ऑफिशियल, उसको अपने घर ले गया सारा का सारा, फिर नीचे के फर्श को खराब कर गया, फिर वहां पे गमले ले गया, तोड़ फोड़ कर गया, ताले तोड़ गया। तो ये काम करके देखिए ममता बनर्जी क्या कर सकती है। ममता बनर्जी अगर 7 तारीख को बाहर नहीं जाएगा तो उसका पानी काट दिया जाएगा, उसके अंदर किसी को और आने दिया जाएगा, ना बाहर जाने दिया जाएगा। वहां पे पहले सीआरपी उसके घर के पास खड़ी है, सीआरपीएफ उसके ऑफिस के बाहर भी खड़ी है, ये भी है कोई यहाँ से कोई फाइलें ले जाए। तो ममता बनर्जी के पास कोई रास्ता नहीं है। ममता बनर्जी अपनी बेइज्जती करके निकलेगी और इसको निकालने के लिए गवर्नमेंट को पावर यूज करने की जरूरत नहीं है। इनको सिर्फ बिजली काटनी है, पानी काटना है, तो अपने आप आ जाएगी बाहर, आना तो पड़ेगा। लेकिन अब प्रोग्राम नहीं खत्म करने। हाँ ठीक, नहीं बिल्कुल, बिकॉज लीगली तो कोई पॉइंट है, लीगली तो उसके पास कोई भी पॉइंट नहीं है ना कि वो तो आज के डेट में एक सिटिंग एमएलए भी नहीं है, तो एमएलए के सीट भी आ रही है, तो शी इज जस्ट अ कॉमन पर्सन। तो कॉमन पर्सन जो एक टाइम पे थे 7 तारीख तक तुम्हारा सरकार हार गई, अभी 7 तारीख को तुम्हारा टेन्योर खत्म हो जा रहा है, हैंडओवर तुमको देना है, तुम नहीं दोगे तो भी हैंडओवर हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं, और तुमको जो भी सरकारी बेनिफिट्स मिला हुआ है, बंगले मिले हुए जो भी है, तुमको खाली करना ही पड़ेगा। बेशक तुम आराम से करो या तुम कहानी बना, ड्रामा बना के। अभी तो इसमें बहुत ड्रामे कर रहे हैं। अभी तो जो इंडी के लीडर्स हैं वहां पहुंचेंगे, रैली करेंगे, जैसे तेजस्वी यादव पहुंचेगा, जैसे अखिलेश यादव पहुंचेगा, राहुल गांधी पहुंचेगा, तो ये एक रैली करके ड्रामा तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं स्पेशली एक बात कहूंगा, जो यहाँ पे जिहादी हैं, जिन्होंने हमारे घर को तोड़ा, जिन्होंने मंदिर तोड़े, उनके खिलाफ एक्शन तो लेना पड़ेगा, बुलडोजर एक्शन लेना पड़ेगा, अननोन गनमैन वाला भी एक्शन चलेगा। साथ में केस रजिस्टर होंगे, कुछ पुलिस वाले हैं जिनके खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और साथ में अपने आप को बचाना है तो जिहादियों को देश से निकालना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे सख्ती ना बरती या सोचते थे कि बेचारे मुस्लिम है क्या करेंगे, इनको निकालो, पार्टीशन से पहले इनको निकलना चाहिए था, लेकिन अब नहीं निकले तो अब निकले। और इनके साथ किसी भी तरीके की हमदर्दी, किसी भी तरीके की सपोर्ट वो जायज नहीं होगी, क्योंकि हमें अगर देश बचाना है और देश को मुस्लिम होने से बचाना है तो ये काम हमको करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा स्टार्ट हमको बांग्लादेश, स्पेशली वेस्ट बंगाल से। और वेस्ट बंगाल को बचाने के लिए मंदिरों की सफाई, और जो लोग यहाँ पे मंदिर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ गवर्नमेंट को सख्त एक्शन देना पड़ेगा। और मुझे खबर मिली है कि शुभेंदु अधिकारी को बहुत जल्दी सीएम की शपथ दे दी जाएगी, जो आदमी सबसे ज्यादा डिजर्व करता है। ठीक है, प्रोग्राम बिल्कुल। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और यहीं से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।